Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरा मांग ये है, मेरी डिमांड ये है कि मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस बार और बन गए तो मैं 100 और इस दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकतंत्र की हत्या होगी। ये हकीकत है। जब मोदी जी कहते हैं 15 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, तो सिर्फ अपने 8 साल में 3 लाख लोगों को ही रोजगार दिया, तो आप किस प्रकार देश को विकसित करोगे? सिर्फ रोजगार, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरे भारत में इनका एक नेता नहीं होगा जो ये 3 शब्द पे चुनाव जीत सकता। जब आप 2014 में आए थे, हर साल आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। बिल्कुल 2 करोड़ नहीं दे पाए, 10 लाख दे देते, 5 लाख दे देते। आप मैनिफेस्टो लेके नहीं जा रहे हो, सीधे ये बता दो हमने राम मंदिर बनाया, हमने ये किया, हमने 370। अरे मैं राजस्थान से आता हूँ कि 370 वहाँ का क्या आएगी? 370 आपने वहाँ पे कश्मीर में हटाई तो मेरा क्या फायदा होगा? राम मंदिर बनाया, राम तो मेरे अंदर है, आस्था है मेरे राम से जुड़ी हुई है। अभी रूलिंग पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्या बात कर रहे हैं कि उसने मछली खाया, उसने मटन खाया। क्या देश की समस्या यही है, मछली मटन? क्या देश की समस्या युवा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? पक्ष हो या विपक्ष हो, घसीट घसीट के पीटे जाएंगे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं हो गया, मेरा काफ़ी 3.5 इयर्स हो गया मेरा, मुझे लगा कि हो गया अभी। प्रिपरेशन चल रहा है। मतलब मैं पीसीज भी देता हूँ साइड में। मैं उड़ीसा से हूँ बेसिकली, भुवनेश्वर से। तो चल रहा है ये जर्नी। ऐसे ये तो एवर लर्निंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। कांट स्टॉप। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, यू कांट स्टॉप लर्निंग। तो आपको हमेशा पढ़ना। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना है? आपने नेशन बिल्डिंग की इतनी बात की। तो एक चीज़ है, इसका यूपीएससी के एंगल से एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये ट्रुथ है कि इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव हुआ है। इसलिए क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भले ही ब्रांड मैनेजमेंट अपना अच्छा करते हो, लेकिन वो भी एक स्किल है, ठीक है? हर प्रधानमंत्री के पास वो नहीं था। डिजिटल मीडिया है, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड मैनेजमेंट को इतना सॉलिड बनाया कि दुनिया को लगता है कि अभी इंडिया एक पोर्टल पे आ गई है। अभी हमारा मेन मुद्दा है कि अभी इंडिया को उन्होंने स्लोगन दिया है विश्व गुरु बनाना है। मेरा मानना है कि सिर्फ इंडिया को विश्व गुरु ही नहीं बनना चाहिए, नैतिक गुरु भी बनना चाहिए। एट द टाइम व्हेन एथिक्स एंड मॉरल्स आर एट द लोएस्ट, तो इंडिया शुड कम फॉरवर्ड टू शो दैट इट इज़ अ लीडर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल कोर थिंकिंग, जो कि स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे संतों ने हमको सिखाया। उसके साथ हम, चूँकि युवा वर्ग इतना ज़्यादा है, इंडिया में इतनी ज़्यादा है, तो उसके साथ युवा वर्ग आगे आता है इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग डेवलपमेंट। आपने बात की कि बाहर भारत की इमेज सुधारने में प्रधानमंत्री की अच्छी खासी भूमिका रही, ये बात आपने कही। हम लोगों ने शुरुआत जो इस बातचीत की वो बेरोज़गारी के मुद्दे से की, क्योंकि तमाम सर्वेज आए, लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी नंबर 1 इशू है जिस पर लोग नाराज़ हैं। आपको लगता है नाराज़गी जायज़ है? बेरोज़गारी है सबसे पहली बात? बेरोज़गारी तो है। बेरोज़गारी क्यों है उसके पीछे जाइए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। देखिए हमारा जो है इंडिया, आप अगर वेस्टर्न साइड डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके साथ 145 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं, और ये एस्टिमेटेड है कि 2060 तक इंडिया का पॉपुलेशन 180 करोड़ टच करेगा। तो इतने युवा होंगे तो कहाँ से जॉब लाएंगे? सरकार सबको तो जॉब नहीं सकती, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। कहाँ से लाएगी सरकार? तो अभी स्किलिंग पे, लेकिन सरकार क्या ये एज ए जस्टिफिकेशन दे सकती है उन युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं? तो सरकार शुड कम अप विद अदर ऑल्टरनेटिव, लाइक स्किलिंग दीजिए। अब देखिए यूपीएससी में 5 लाख लोग अपीयर करते हैं, लेकिन है तो 1000 सीट ही ना। 1000 सीट तो ये तो है कि 99% लोगों का चयन होगा ही नहीं, ये भी सत्य है। तो उनके लिए सरकार को अदर ऑल्टरनेटिव्स करने चाहिए। और अभी क्या है, अभी जो देश की युवा है उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने चाहिए। अभी अगर सोचोगे कि मैं एक दिन में 1 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, वो सत्य नहीं है, वो बन नहीं सकते। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप देखिए कितने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें युवा आ सकते हैं। डिफेंस के कुछ सेक्टर ले लीजिए। अब वीगनिज्म एक बहुत बड़ा ब्रांड बन रहा है आजकल। लोग, दुनिया बढ़ रहा है वीगनिज्म की तरफ। सब बोल रहे हैं कि नॉनवेज, क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है। अभी सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, कितने मीडिया चैनल्स ने कवर नहीं कर रहे हैं ना। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है। जोशीमठ का क्राइसिस था, इसी पे अगर युवा इन चुनिंदा मुद्दों पे बात करती है तो मेरे हिसाब से युवा अपने लिए रोजगार भी ला सकती है और देश का भी बहुत उपकार हो सकता है। सीधा मैं सवाल पूछूंगी, मोदी सरकार से आप अपनी बातों से तो खुश नजर आते हैं। खुश है ना आप मोदी सरकार से खुश हूँ। और क्या काम अच्छे लगे आपको? मेरे को इंटरनेशनल जो इमेज हमारा बना है इतने दिनों से, बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। और सेकंड चीज़ ये है कि राम मंदिर बनना चाहिए था। देखिए ना मुद्दा है राम मंदिर, ना मक्का रामगढ़ बनेगा, ना अयोध्या
आजमगढ़ बनेगा। ये भी सत्य है कि जहाँ अगर पैगंबर मोहम्मद की जन्मस्थली मक्का है तो अयोध्या राम जी की जन्मस्थली है। तो अभी सौहार्द से हम एक जी सकते हैं। अभी ये है जैसे बोलते हैं 4 प्रकार के राम हैं, अभी आ गए हमारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए, लेकिन अभी बाहर के राम से भीतर के राम तक, बाहर के अंधियारे से भीतर के उजाले तक हम सबको जाना पड़ेगा। वो है दशरथ के राम से कबीर के राम तक। ये मोदी जी नहीं कर सकते, देश की युवा करेगी। और देश की युवा के लिए जन जन में आक्रोश आना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ। ये जब तक, और ये मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। और डिजिटल मीडिया पे तो बड़ा अच्छा कैंपेन हो रहा है। और लेकिन मेरे को ना बीजेपी से कुछ गिला है, शिकवा है, ना कांग्रेस से कुछ है, मुझे देश से मतलब है, ठीक है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक चर्चा है इसलिए एक सवाल ये भी जोड़ूंगी। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने पूछा, राहुल गांधी में कुछ दम नजर आता है, पसंद है आपको या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी इसीलिए पसंद नहीं है कि क्योंकि एक तो ही इज अ 5th जनरेशन डायनास्ट। जो बंदा आपको सब कुछ प्लेट पे मिला था 20 साल से, आपने 20 साल से किया क्या? ना आप 20 साल 2004 से 9 तक ना आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से विजिट किया, आपने ना आपने कॉन्स्टिट्यूंसी अपना ठीक से नहीं विजिट नहीं किया, ना आपने कोई मंत्रालय पकड़ा। जब आपको कुछ ज़मीनी हकीकत से आप जुड़े ही नहीं हो तो आप क्या राजनीति करोगे? आपको अभी करने से क्या होता है? अब तो सब कुछ, अब पानी सर से नीचे ऊपर जा चुका है, अब कुछ करने से होगा नहीं। अब राहुल गांधी की बात छोड़िए ना, क्यों राहुल गांधी की बात करते हैं? युवा क्या देश का मर चुका है, युवा क्यों नहीं आएगा? ये राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है बताइए मेरे को? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब देश में और एक राजा आएगा जो सब और प्रांत प्रांत में राजा निकलेगा। आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? देखिए, भाई साहब ने जो बोला कि इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी हुई है हमारी, चाइना अंदर घुस के बैठा हुआ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज भी देश की 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पे चल रही है, उसकी बात नहीं करेंगे। ये हम देश में खाने लिए मर रहे हैं और हम इंटरनेशनल इमेज अपनी अच्छी कर रहे हैं। क्या 10 साल के पहले कोई सरकार नहीं थी? क्या 10 साल के पहले रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी? सब कुछ था। आज उठा के आप देख लो, गवर्नमेंट जॉब 4-4 लाख वैकेंसी रेलवे में खाली पड़ी हैं। ये कह रहे हैं कि युवा खुद नौकरी ले लेगा। पकौड़े तलोगे क्या आप? जैसे आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, वो भी एक रोज़गार है। जो एटलीस्ट जो बेसिक नीड है जॉब की, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसको तो आप भरो। आपने तो उसको भरा ही नहीं। तो आपको बेसिक बातें करनी पड़ेंगी इस देश में। अब मैं राम के ही जन्मभूमि से हूँ, मैं वहीं से हूँ, बिलोंग करता हूँ। राम हम सबके अंदर हैं, लेकिन आप उनके राम की जो क्वालिटी आप उसके अंदर लेके आओ। आप उसको पॉलिटिसाइज मत करो। आप बेसिक चीज़ों की बात करो। आप बेरोजगारी की बात करो। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको खाने को नहीं मिल रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इनका कहना है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा है। आप सबको लगता है राम मंदिर एक मुद्दा है? मुझे लगता है राम, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी राम थे, जब मैं नहीं रहूँगा तब भी राम रहेंगे। राम तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशाश्वत हैं वो। तो राम के बारे में बात करके हम वोट मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी गंदी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। हम युवा आज का इतना भटक गया है, वो बेसिक चीज़ों में बात नहीं करता है। वो रील पे व्यस्त है, पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ाई करेगा तो रील आजकल नेट फ्री हो गया है। तो बेसिक चीज़ों पे सरकार ने ऐसे फंसा रखा है कि आप बेसिक चीज़ों पर बात ही नहीं करोगे। मुझे लगता है कि आपको बात करना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़े लिखे होगे, आप उठा के देख लो कितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी चल रही है कंट्री के अंदर। नहीं, एक मिनट, ये अभी जो बात कर रहे थे विश्व गुरु की बात कर रहे थे, अगर विश्व गुरु की भारत सशक्त और विकसित भारत 2047 में मोदी जी का एजेंडा है, इसको लेकर बनाएंगे। ये बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा। किस प्रकार विश्व गुरु? हम लोग यहाँ पे बेरोजगार है। आप किसी भी रेलवे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा एमए चल रहा है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से। लेकिन बात ही मेन मुद्दा ये है कि अगर सशक्त भारत और विश्व का जो विश्व गुरु बनेगा तब बनेगा जब देश के अंदर जो युवा है वो बेरोजगार नहीं होंगे। कोई महिला या कोई लड़की जब घर से निकलती घर पे नहीं बताएगी तब वो एक सशक्त भारत बनेगा। तो डिमांड ये है कि युवाओं को रोजगार। आप एक सर्वे के अनुसार, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अजित प्रेम जी अभी एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2023 का एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 25 साल से कम उम्र के युवा जो ग्रेजुएट है 40% देश के अंदर ऐसे युवा है जिनको अभी नौकरी नहीं, जिनके पास। ठीक है, अब आप ये बात को सुने, सब लोग सुने यहाँ पे। इसके अलावा 25 ईयर्स के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास 11% ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। तो बात ये है कि अगर आप विकसित भारत की बात करते हो तो विकसित भारत में 40% ऐसे हैं जिन ग्रेजुएट है और 11% ऐसे लोग हैं जिनके पास जो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक नहीं देखी उन्होंने। तो आप इस बात को आंकड़े से अंदाज़ा लगाओ कि मोदी जी किस प्रकार जो मतलब वो चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, वो लोग आगे आए और वो लोग देश को चलाएं। मोदी जी ये चाहते हैं। तो मेरा मांग ये है, मेरी डिमांड ये है कि मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस बार और बन गए तो मैं 100 इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र बचाव करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, ये बात श्योर है।
चलिए, आपने अपना पक्ष रखा, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी, लेकिन आप ये बताइए, आप नाराज दिखे प्रधानमंत्री से, मोदी सरकार से, लेकिन विकल्प कोई नजर आ रहा है। मेरे को दिक्कत है कि मोदी जी की रीति, मोदी जी की नीति, मोदी जी का व्यवहार, मोदी जी की सरकार का चेहरा तो वही है ना। तो दिक्कत है ना मुझे। बात मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो एक विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के अंदर हमारी सोच आएगी, हमारा व्यवहार आएगा। पूरे देश के अंदर युवाओं का व्यवहार किस प्रकार है, आक्रोश है, तो किस प्रकार विकसित भारत को बनाओगे आप? जब आप मोदी जी ये कहते हैं कि विकसित 2047 में भारत बन जाए, किस प्रकार बनेगा? आप मुझे बताओ। आप बताइए, जिस विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, वो और कौन बना सकता है? तो किस प्रकार बनेगी जब हमारी सोच और हमारा व्यवहार ही खराब है? जब देश के अंदर एक बात बताइए, 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी, नहीं, तो जब एक बात एक मेरे को बात बताओ, 2014 से पहले कितने % बंदे वो थे जो आप कह रहे हो बेरोजगार थे? पहले नहीं था बेरोजगारी। एक और आंकड़े से आप लड़ना नहीं है, आराम से बताइए। अंदर आक्रोश है ना मोदी जी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2014 से लेकर 2022 तक 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ, उनमें 3.5 लाख लोगों को सिर्फ रोजगार दिया है रेलवे के अंदर, मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये हकीकत है जब मोदी जी कहते हैं 15 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, तो सिर्फ अपने 8 साल में 3 लाख लोगों को ही रोजगार दिया, तो आप किस प्रकार देश को विकसित करोगे जब युवा ही सड़क पे खड़े है, किसान? आप लोग भी सहमत हैं इनकी बात से जो ये कह रहे हैं? नहीं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, और अभी मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, युवाओं का आंदोलन, जो युवा हल्ला बोल आंदोलन है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अगर आप सभी लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर आपके लिए कोई और क्यों स्टैंड लेगा? जब हम बात करते हैं आज की सरकार की, मुझे लगता है कि अगर ये सरकार, अभी तो 1-2 साल बाद चुनाव, 1-2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, 10 दिन में इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर ये सरकार सिर्फ रोजगार, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरे भारत में इनका एक नेता नहीं होगा जो ये 3 शब्द पे चुनाव जीत सकता हो। एक नेता नहीं है जो ये 3 शब्द अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और एम्प्लॉयमेंट पे बात कर पाए। ये पूरे देश में कहीं पे भी बात नहीं कर सकते हैं। इनके पास और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जब आप एक युवा हैं और अगर आप अपने इश्यूज के लिए नहीं लड़ सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे, हम सभी लोग युवा हैं, हम सभी लोग किसी ना किसी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ना, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी में लेटरल एंट्री नहीं है, एससीसी में दिक्कतें नहीं है, स्टेट सर्विसेज में दिक्कतें नहीं है। आप देखिए कि गवर्नमेंट का आंकड़ा है, गवर्नमेंट खुद सरकार संसद में आके कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन्ड बट वेकेट पोस्ट है, क्यों नहीं भर देते हैं? और आप बात कर रहे हैं कि हमारे देश में रोजगार का इशू नहीं है। जब आप 2014 में आए थे, हर साल आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, बिल्कुल 2 करोड़ नहीं दे पाए। 10 लाख दे देते, 5 लाख दे देते, कोई डेटा है? मैं तो चैलेंज करता हूँ दीदी जी आपके माध्यम से कि पूरे देश में भाजपा का एक नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे ब्लॉक का प्रमुख हो, अगर वो रोजगार, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करके चुनाव जीत जाए, तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने देश में काम किया। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है, और रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे इश्यूज तो उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं है और वो भाषणों में भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश में रोष है, युवाओं में रोष है। आप जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि भाजपा के वो मैनिफेस्टो में नहीं है, जिनके मैनिफेस्टो में है ये बात, मैं किसकी बात करूँ? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। उनके मैनिफेस्टो में है ये बात कि बेरोजगारी के आंकड़ों की बात है, बेरोजगारी दूर करेंगे, पक्की नौकरी गारंटी करके स्कीम जो है उसकी वो बात कर रहे हैं, खाली पदों की वो बात कर रहे हैं, जो रिक्त पद है वो भर देंगे। आपको लगता है वो स्कोप कांग्रेस में है या इंडिया अलायंस में है कि उनको एक मौका दिया जाना चाहिए? उनको मौका दे सकते हैं, वो टोटली पब्लिक के ऊपर है, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा कहीं और से ला देंगे। जो चीज़ें पॉसिबल होगी वो भी वहीं करेंगे। और इसके अलावे, क्योंकि ये बीजेपी की एक वो निगेटिव पॉइंट है मोदी गवर्नमेंट की कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उनके पास, तो अपोजिशन ने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा है ताकि एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है यूथ का, वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो सके। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनका ये निगेटिव पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट का। और अपोजिशन को चाहिए कि वो अपना पीएम क्लैरिफाई करे। एकदम उनका भी मेरे को सही नहीं लगता जो एक पूरी की पूरी वो झुंड बना के और कैसे भी करके जीता जाए, ये मेरे को नहीं लगता। नहीं, लेकिन कोई बढ़िया चेहरा नजर आता है? आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो। देश के अंदर 325 सांसद है भाजपा से, जो आप इन्होंने एक सांसद ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कोई भी चुनाव लड़ने जाता है, कम से कम पहले ये बताओ कि 5 साल में मैंने क्या किया।
और 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा? जब आप मैनिफेस्टो लेके नहीं जा रहे हो, सीधे ये बता दो कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने ये किया, हमने 370। अरे मैं राजस्थान से आता हूँ कि 370 वहाँ का क्या आएगी? 370 आपने वहाँ पे कश्मीर में हटे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? राम मंदिर बनाया, राम तो मेरे अंदर है, आस्था है मेरे राम से जुड़ी हुई है, मैं राम का सच्चा भक्त हूँ, तो मेरे काम आएगा ना। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ के लोकल लोगों को काम आएगा, तो हमारे को क्या फ़ायदा हुआ? बात तो ये होनी चाहिए। मोदी जी वहाँ के बोलते हैं हमने ये किया वो किया, जब मैनिफेस्टो की बात करते हैं आपको रोजगार कितने लोगों को दिया, तब बोलते ही नहीं आप। तो सहमत है आप इनकी बात? देखिए अभी आप देखिए 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है और रूलिंग पार्टी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, और अभी रूलिंग पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्या बात कर रहे हैं कि उसने मछली खाया, उसने मटन खाया। क्या देश की समस्या यही है, मछली मटन? क्या देश की समस्या युवा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल काम करने के बाद भी अगर आपके पास ये कहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने क्या किया 10 साल में, तो ये देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि हमने मोदी जी को सर पे बैठाया था, हमें लगता था कि वो बंदा इस देश का कायाकल्प करेगा, लेकिन कुछ नहीं निकला एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हमको कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मछली मटन ये सारे क्या मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है? पहले तो मैं बता दूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ, ना मैं इंडिया अलायंस का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। मेरे को इन पार्टियों से कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ देश से मतलब है। मैं जब देश बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे सारे भाइयों से मतलब है जो देश के युवा हैं, और इनकी जीवन से ही मतलब है। तो उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उससे मतलब है। और सेकंड चीज़ है कि मैं भी मोदी जी के बहुत सारे डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। ये सत्य है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है इंडिया में, लेकिन आप देखिए कि ये सरकार, कोई भी सरकार बोल दे कुछ भी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं खत्म कर सकती। ये भी एक सत्य है, क्योंकि देश में युवा लोग ही इतने हैं, कहाँ से लाएगी सरकार? हाँ नहीं, रुकिए 3 लाख अभी खाली है। हाँ वो, हाँ ये भी सत्य है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से भर्तियाँ ठीक टाइम पे नहीं होती है। तो इस पे तो मानते हैं आप इन सभी बात? बिल्कुल मानता हूँ। मैं कौन सा भाजपा का सपोर्टर हूँ कि मेरे को कुछ फर्क पड़ता है? मैं सत्य बोलते हैं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब मेरा जो काम है, मैंने जितना भाई ने बोला कि राम मेरे अंदर है, ये सत्य है कि राम किंचित आपके अंदर है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण राम अंदर आने से इंसान कुछ अलग ही बन जाता है। और सेकंड चीज़, इन भाजपा कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। युवा ही देश को बदलेगा, और युवा। लेकिन वोट तो आप अंत में एक पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, एक शख्स को देंगे। नोटा दबाऊंगा इस बार। चलिए, नोटा दबाऊंगा, नन ऑफ दबाऊंगा। मेरे को मर्जी नहीं है, मैं खुद पे, मैं जब खड़ा हूँगा मैं खुद को वोट दूंगा। मैं खुद से प्रसन्न हूँ ना, मैं इनसे क्यों वोट दूंगा? मैं नोटा दबाऊंगा। तो मुद्दे बहुत हैं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी मुद्दे बहुत हैं, चूंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट, हमें पता है। और देखिए, और सेकंड चीज़, ये भाजपा कोई हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भाई। हिंदुत्व सनातन था, है और रहेगा, और सनातन में भी ये सब कर रहे हैं। अब बताइए, अभी सनातन में एक कॉन्सेप्ट है विद्या और अविद्या। गुरु इन्होंने बताया कि हम आरएसएस, चूंकि भाजपा आरएसएस की एक शाखा ही है, मतलब पॉलिटिकल विंग है, तो उन्होंने गुरुकुल सिस्टम लाया कि एजुकेशन सिस्टम में। कितने बंदे यहाँ पर हैं जिन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, तो सनातन धर्म कहाँ से आ गया? तो राम तो आए नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि छोड़िए इन भाजपा कांग्रेस के चक्करों में मत पड़िए। इनको क्या है, आके भाषण दे देंगे, चले जाएंगे। अब किसी भी एक पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, 30 साल के अंदर मुंबई जैसे शहर रहेगा नहीं, तब क्या करेंगे? तब मुंबई डूब जाएगा, फिर कोस्टल सिटीज़ डूब जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और मुद्दे हैं, और मुद्दे बहुत, मैं देख रही हूँ बहुत ज्ञान का भंडार है ORN में। ये सनातन आप बता रहे हैं ना, सनातन धर्म से मैं आता हूँ। सनातन का मतलब होता है कि दूसरे धर्म के लोगों के बीच में आप कुछ गलत नहीं फैलाएं, और दूसरे लोगों के बीच में आप उनको असहज महसूस नहीं कर दें। ये एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अलग अलग धर्म के, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। तो सनातन धर्म की ये बात करते हैं ना, मोदी जी ने सनातन धर्म कितना सुंदर शब्द है, कितना अच्छा शब्द है, उसको भी लोगों में कितनी राम के प्रति कितनी गलत धारणाएं विकसित कर दिया। तो ये इनको समझने की बात है, ये समझने का विषय है, ये डिबेट करने का विषय। इनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म ही के लोग किस प्रकार गलत समझा जा रहा है। जी, इससे पहले सरकारी भर्तियों की बात हो रही थी जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस बात में? मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे किसी भाई ने कहा कि हमें एपॉलिटिकल रहना चाहिए, और हमें जो है, जो इस देश में जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं उसके कारण रोजगार और भर्तियां नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति जो वोट दे रहा है, जिसने वोट कास्ट किया है, या जो स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा है, कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहा है, मुझे लगता है इस देश में कोई भी व्यक्ति एपॉलिटिकल है ही नहीं। इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है, जो वोट नहीं भी दिया है वो भी पॉलिटिकल है। और मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को ब्लंटली रखना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूपीएससी में दिक्कतें हैं, एसएससी में दिक्कत है, या किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा का जो कमीशन है उसमें दिक्कत है,
इस कारण से हम उसके सेक्रेटरी से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अगर आपके यूपीएससी में कोई दिक्कत है तो आपको सीधा सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर एसएससी में दिक्कत है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर राज्यों में अगर शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है तो राज्य सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, और आपको ब्लंटली सवाल पूछना पड़ेगा। यही आपका काम है, क्योंकि जब आप सरकार किसी की भी बन जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी सरकार को आप वोट देके जिता दीजिए, लेकिन जिनको भी आप जिता के भेजिएगा उनसे 10 सवाल और पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेगा तो आपका नागरिक, एक सिटीजन का जो रोल है वो सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, उनसे सवाल पूछना भी आपका हक है। और सवाल पूछते रहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो वाइब्रेंट लोकतंत्र बन पाएगा और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं, न्यूज़ तक नुक्कड़ में हम बात कर रहे थे। अंतिम में एक बात जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत ज्ञान का भंडार है, एक अंतिम ज्ञान आपकी तरफ से। पार्टियां जो भी हो, यहाँ पे लोग सपोर्ट में ही बोलेंगे, इसमें बोले उनकी जेन्युइन फीलिंग्स थी, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जो पेपर लीक हो रहा है, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जनता का विश्वास उठाने वाला बात है। और जनता का विश्वास एक लिमिट तक ही बना है और तभी सिस्टम चल रहा है। तो इतना नहीं होना चाहिए जाती ना देश के यूथ के साथ कि उनका सिस्टम पर से विश्वास उठ जाए। और सिस्टम पर से जिस दिन विश्वास उठेगा ना, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पब्लिक पकड़ के पीटना शुरू कर देंगे। तो दोनों के लिए कहना चाहेंगे, जो सत्ता में है और विपक्ष में है। स्टेट गवर्नमेंट पे भी हो रहा, सेंटर में भी। यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर भी सुनने में आया था कि लीक हुआ है, और उसको बिना सही से जांच किए उसको टाल दिया गया था। तो ठीक है, आपका इमेज है, लेकिन उस इमेज के लिए ना देश के युवाओं का विश्वास मत तोड़िए। और एक लिमिट पार होगा ना लोगों का, कि मालूम हो रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा है, फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कोरोना में भी सेम हुआ है, आपको क्यों नहीं दिखा है? ये आपको जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है, बिजनेसमैन से लेकर बाकी जगह पैकेज मिला है, आपने खुद अपना फिजिकल डिफिसिट जो है, अपना फिजिकल डिफिसिट वो जो खुद अपना चेंज कर दिया है। उसका टारगेट 3% तक आपका बना हुआ था जो टारगेट रखने के लिए, उसको आपने कैसे चेंज कर दिया? जरूरत थी, क्यों? क्योंकि कोविड का पीरियड आया, तो उस पीरियड में आपको लगा कि नहीं, फेयर जो है ये इकोनॉमी के साथ नहीं होगा। उसी तरह से स्टूडेंट के साथ अगर कोई चीज़ फेयर नहीं हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और पक्ष हो या विपक्ष हो, घसीट घसीट के पीटे जाएंगे, और जिससे नुकसान हम पूरे पब्लिक का है। इसलिए पहले पब्लिक को भी समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को बाकी पॉइंट्स पे इतने ब्लाइंड नहीं होना चाहिए ना कि जेन्युइन इशू पार्टी ऐसा ना उठाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हम लोग को पेपर लीक की आपने बात कही, मैं पेपर लीक के बारे में क्योंकि कम चर्चा हो पाई और मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हुई। पेपर लीक को लेकर बहुत ज़्यादा हमने देखा, भले ही भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित, हाल में हमने देखा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात मेंशन की है कि पेपर लीक को लेकर एक स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है प्लान बनाया जाएगा, उसको लेकर काम किया जाएगा अगर हम सत्ता में आ गए। दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम का आपने जिक्र देखा होगा, वो भी उनके मैनिफेस्टो में नज़र आया कि अग्निपथ स्कीम हम वापस ले लेंगे। इस सब पर आपका क्या कहना है? पेपर लीक से शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और इसमें पेपर लीक का जो इशू है, इसमें सरकार का भी लॉस है और जनता का भी लॉस है, स्टूडेंट का भी। मुझे लगता है कि देखिए, नियम बन गया है, उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो सरकार के नीचे क्या हो रही है सरकार को सब पता होता है। सरकार भी कानून लेकर आई है अभी। हाँ, सरकार केंद्र सरकार कानून लेके आई है, लेकिन सरकार के नीचे क्या काम हो रहा है सरकार को अच्छे से पता है। तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है कि जो बंदा एक साल 8x8 के रूम में रह के पढ़ाई करता है और एंड ऑफ द डे उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर उसको दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट करना है 1 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार आए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बताइए। लेकर जैसे आपने बताया कि अग्निपथ की मेन दिक्कत क्या है, मेरा भाई है जो मेरे मतलब अंकल का बेटा है, वो अग्निपथ से सिलेक्ट हुआ था, अभी वो वहाँ काम कर रहा है। वो मुझे बोल रहा है कि अग्निपथ में रिजाइन मतलब छोड़ दूंगा, अग्निपथ से वो सिलेक्ट हुआ। 5 साल को उसमें वहाँ रखेंगे, उसके बाद 50% चांस होता है कि अग्निपथ से उसको वापस और किसी उसको नौकरी मिलेगी। तो बात ये कि 5 साल तो वहाँ पे आप काम करेगा, उसमें पूरे देश की सेवा के लिए करेगा। अब मोदी जी ये बोल रहे हैं कि जब भाषणों में बोलते हैं मोदी जी कि मैं खुद कश्मीर चला जाऊँ, वहाँ पे पाकिस्तानियों के लोगों को कर दूँ, चले जाओ। फिर हम तो मोदी जी को ये कहना चाहते हैं अग्निवीर कि 5 साल के लोग वहाँ काम करें, उसके बाद अपने घर बैठ जाओ, ये कौन सी बात होगी? आप मुझे बताओ, सही है गलत है, आप ही बताओ, ये डिसाइड कौन करेगा? ये हम सब युवाओं को आगे आना चाहिए इस बात को लेकर। तो बात मेन मुद्दा ये है कि युवाओं को रोज़गार मिले, और जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी खुद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
पिछले 10 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कांग्रेस के टाइम में 17 कॉन्फ्रेंस हुई थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम। ये कितना बड़ा आप बताओ कि आप पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हो, गोदी मीडिया किस प्रकार कर रही है, ये पूरा किस प्रकार माहौल सेंस कर रखा है। सिर्फ मोदी को ही दिखाएंगे, सुबह उठते ही मोदी जी को प्रणाम, शाम को उठते ही मोदी जी को प्रणाम। क्या मोदी जी को प्रणाम करने से पूरा देश चलेगा क्या? ये बात देश के हर एक नागरिक को समझनी चाहिए। क्या मोदी जी को नमस्कार बोलने से, मोदी जी को राम बोलने से क्या राम खुश हो जाएंगे? राम तो अपने अंदर है, जो खुश होने तो हो जाएंगे। तो बात मेन मुद्दा ये है मैम कि भारत के युवाओं को रोज़गार मिले। भारत के जो युवा है किस प्रकार रोड पे आ रखे हैं, किस प्रकार इधर से उधर घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और 83% पूरे देश के अंदर है, 65% युवा बेरोज़गार है। और भारत की आत्मा गाँव में बसती है, वहाँ की सिर्फ 17% ही लोग वहाँ पे रोज़गार है उनके पास है, और 83% वहाँ के पास रोज़गार नहीं है। तो ये क्या सर्वे क्या दिखाता है? ये आंकड़ा ये दिखाता है कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक भी काम नहीं किया, न किसानों के लिए, न युवाओं के लिए। जो बेरोज़गार है बेरोज़गार ही रहे। इससे मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किस प्रकार देश की हालात है उस चीज़ों पे आगे आए और निष्पक्ष काम करें। मीडिया वालों से अपील करना चाहते हैं, निष्पक्ष काम करें। आप लोग अगर ये तो हो सकता है कि हमारी बाइट आप डिलीट कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम इसलिए आए हैं ताकि दोनों पक्ष हम सुना पाएं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा ये बात, लेकिन आपको इस निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब है निष्पक्ष आए, आपकी युवाओं की जो बात है बुलंद करो। इतनी देर तक आप पर माइक इसीलिए लगा हुआ है कि आपकी बात सुनाना चाह रही हूँ। तो नहीं बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं यहाँ से आपको कह रही हूँ ना कि आपकी बात क्यों डिलीट होगी। कह के गए हैं कि आपका वीडियो, चलिए आप देखिएगा, ठीक है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो ये बात कह रहे थे उस पर आप कुछ टिप्पणी करना। मैम पहले मैं कश्मीर पे बोलता हूँ, ठीक है मैम, मैं हूँ संक्षिप्त में रखिए। हाँ, कश्मीर में बोलता हूँ। मेरे रूम पे कोई लेट्स टेक एन एनालॉजी, मेरे रूम पे कोई आता है और उस मेरे रूम को वो तोड़ देता है, बोलता है कि रैंडमली मेरा रूम है, मैं यहाँ से रहने लग जाऊँगा। हम तो कैसे होगा? देखिए मैम, मैं उड़िया हूँ, तो ये मैं नहीं बोलता कि मैं सिर्फ उड़िया हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मैं उड़िया हूँ। तो मेरे भारत की जो आइडेंटिटी है बहुत स्ट्रांग है। मेरे देश को कोई अगर थोड़ा सा भी तोड़ेगा ना, मेरे को दर्द होगा कि अभी पीओके है, अभी भी मुझे दर्द है। अभी पाकिस्तान है क्यों भाई? पाकिस्तान है क्यों? 47 में पार्टीशन क्यों हुआ? किसी ने खींच दिया लाइन तो पार्टीशन बन गया क्या? मेरे देश के लोगों को मार दिया, औरतों का रेप हुआ, मैं सह जाऊंगा क्या? ये सत्य है क्या? अभी हो रहा वो नहीं भाई, रुकिए, मैं गलत हुआ था मैम, बहुत गलत हुआ था। तो जो सुनिए, जो भाजपा ने अखंड भारत का सपना देखा है वो होना चाहिए, लेकिन कुछ लाइन्स पे मुझे मुसलमान भाइयों से कोई बैर नहीं। क्यों बैर होगा यार? अगर मैं सनातनी हूँ, सच्चे रूप में मैं सनातनी हूँ, तो सब मेरा, ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो मुझे किससे बैर है? किससे तो बैर है ही नहीं। और सेकंड चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत डिपेंड हुई सरकार पे। जाइए युवा सब नोटा मारिए, जितना मैक्सिमम नोटा मारेंगे ना तो सरकार फिर ये हो गया और युवा आएंगे। और एक बात बताइए, भाजपा को देखिए या कांग्रेस को देखिए, कितने अपने बच्चों को सब टिकट देते हैं। यहाँ युवा है यूपी, इसमें कितने उन्होंने बोला है कि आप एक्टिविज्म कीजिए, हमारे पॉलिसी पे मत बोलिए, एक्टिविज्म कीजिए, हम आपको टिकट देंगे और आप जाके संसद में या विधानसभा में इसी चीज़ के बारे में बोलिए। कोई आके बोलता है? ना कांग्रेस बोलती है, ना आप तो एक लिमिट तक ठीक थी, फिर क्या हो गया? फिर हो गया बर्बाद। अब आप में भी क्रिमिनल्स आ रहे हैं ना। अभी संसद में जो आता है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आता है, उसने बताया था कि 44% क्रिमिनल्स बैठे हैं जिनके क्रिमिनल चार्ज है पार्लियामेंट में, तो हर पार्टी से है। तो ये जो आपने एक बात कही, नोटा दबाने की आपने बात कही, अपील कर रहे हैं हर किसी को कि नोटा दबाइए। आपको लगता है सॉल्यूशन है नोटा दबाना? नहीं, नोटा तो हमारे देश में लोकतंत्र को ये कहा गया था कि अगर आपको लगता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी कैंडिडेट आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप नोटा दबा दीजिए। मुझे लगता है कि नोटा दबाना टेक्निकली या फिर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। मुझे यही लगता है कि अगर आपको सच में लगता है कि नोटा दबाना ही सॉल्यूशन है तो खुद चुनाव लड़ लीजिए। मैं मोदी या राहुल गांधी किसी को वोट क्यों दूंगा? अगर मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी कैंडिडेट इतना कॉम्पिटेंट है ही नहीं जो रोजगार बेरोजगारी पे काम कर सकता है या किसी भी पैन इंडिया इश्यूज पे काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद लड़ लेना चाहिए चुनाव और मुझे संसद या फिर विधायिका में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे, अगर युवा राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति शब्द को गलत कर दिया गया, राजनीति खराब नहीं है, हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। और राजनीति कौन करता है?
जो सोशल जस्टिस या इनजस्टिस कहीं हो रहा है उसकी बात करता है, उसकी बातों को उठाता है। तो मुझे अगर लगेगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैं लोकसभा लड़ूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो मैं पार्टीज के पास जाऊँगा कि मुझे राज्यसभा भेजिए। मैं चुनाव जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ अलग बात है, मैं चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करूँगा और चुनाव जीतूंगा और युवाओं के और जितने भी गरीब, जितने भी तबके के लोग हैं उनकी बातों को उठाऊंगा। आखिरी में मैं बस एक बात करता हूं, जो भाई अभी कह रहे थे अखंड भारत का सपना दिखाने की बात कर रहे थे कि भाजपा अखंड भारत की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को पूरे दुनिया में राज करना चाहिए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप पूरा दुनिया जीत लीजिए, लेकिन जो देश में रोजगार का इशू है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको रोजगार दीजिए ना, तब ना अखंड भारत करिएगा। अखंड भारत कर दीजिएगा तो और ऐसे युवा आ जाएंगे जो बेरोजगार होंगे। भारत में जो बेरोजगार युवा हैं उनको आप रोजगार ही नहीं दे पा रहे और आप बात कर रहे हैं अखंड भारत की। तो जो लोकल इशूज है उस पर काम करिए मोदी जी, लोकल इशूज पे काम करिएगा। जो यहाँ भारत के इशूज उस पर काम करिएगा। माहौल मत बनाइए, परसेप्शन मत बनाइए। लोग मूर्ख नहीं है, एक ना एक दिन आपकी चीज़ों को समझ जाएंगे। किसी पर आप माहौल बना रहे, परसेप्शन बना रहे, आपके पास मशीनरी है, आप परसेप्शन बनाते रहिए। एक दिन जो है पाप का घड़ा फट जाएगा, टूट जाएगा। 2014 में आप आए थे, इसका मतलब अपोजिशन ने कई गलतियां की। 70 साल आपको भी लगता है सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है? मैं बात कर रहा हूँ नौकरी की। अगर इस देश के गृह मंत्री का बेटा 20 सेक्रेटरी बन सकता है तो इसमें देश का इसमें बेटा हूँ, मुझे भी नौकरी मिलनी चाहिए। ये बात तो आप मानते हो। अगर आप न्याय की बात करते हो, जिस प्रकार राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की जो रैली की है, जिस प्रकार इस देश के अंदर दो प्रकार की राजनीतिक विचार चल रहे हैं, एक प्रकार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक प्रकार नफरतों के बाजार में मोहब्बत खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये देश के युवाओं को डिसाइड करना है कि किसको चुनना है। एक प्रकार इंसान के बीच इंसान का जहर घोलने का काम कर रहा है, एक प्रकार पूरे देश के अंदर न्याय और जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये लोगों को काम करना है। आने वाली लोकसभा के इलेक्शन में मैं जितने भी जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जवाब वोट की चोट से देना, क्योंकि मोदी जी अगर इस बार और आगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हम इस देश के अंदर जिंदा नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। न्यूज़ तक नुक्कड़ में हम बहुत बढ़ चढ़कर स्वागत हमने सभी लोगों का किया। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, जहां हमने स्टूडेंट्स की मुख्य तौर पर राय जानने की कोशिश की। पेपर लीक पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पर, तमाम मुद्दों पर उनकी क्या राय थी ये आपने सुनी। आपको क्या लगता है, ये जो मुद्दों के बारे में बात हो रही है, बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है, क्या ये सब कुछ वोटों में भी बदलता नजर आएगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और न्यूज़ तक नुक्कड़ के अगले एपिसोड का थोड़ा इंतजार कीजिए।